नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज मोदी काल के 11 साल पूरे हो चुके हैं और 11 साल यानी कि दो टर्म्स जिसमें उनको भरपूर मेजॉरिटी मिली और तीसरा टर्म जहां पर उनको मेजॉरिटी कम थी और उनको कुछ बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा और वो बैसाखी वाली सरकार के आज 1 साल पूरे हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मोदी और मजबूत होकर निकले हैं इन 11 सालों में या वो कमजोर हुए हैं। पहला तो ये सवाल है। और दूसरा कि देश को किस तरीके से मोदी जी ने 11 सालों तक रखा। क्या उन्होंने देश को बनाया, क्या उन्होंने देश को बर्बाद किया, उन्होंने देश के लिए क्या अच्छा किया और क्या देश के लिए उन्होंने खराब किया। आज इस बात को लेकर चर्चा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि सबके अलग अलग व्यूज हैं। कोई ये कहता है कि 11 सालों में मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। जो मोदी जी के भक्त हैं वो ये कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया जो कि किसी ने पहले नहीं किया। इन 11 सालों में देश में इतना काम हुआ जो कि पहले की सरकारों ने नहीं किया। सबके अपने अपने मतभेद हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज 9 जून है और मोदी जी की जो एनडीए सरकार थी यानी कि एनडीए 2.0 उसको 1 साल हो गए हैं और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ के पास आती हूँ, उसके बाद फिर पुष्पाराज के पास आऊंगी। सिद्धार्थ, 11 साल मोदी जी के आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो पिछले 1 साल का जो आकलन है, जो ऑपोजिशन देखेगा वो यही कहेगा कि देखिए मोदी जी तो कमजोर हो गए, मोदी जी अब बैसाखियों पर चल रहे हैं। लेकिन बैसाखियों को भी मोदी जी ने ऐसा मैनेज किया है कि कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, राजदीप सरदेसाई को चंद्रबाबू नायडू ने दिया है, वो तो बिल्कुल ही गदगद है कि देखिए मोदी जी ने तो कितना बड़ा काम कर लिया। हर चीज में वो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मल्टी पार्टी डेलीगेशंस हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वक्फ बिल हो, सब पर उनका सपोर्ट था। और उनका अगर आप इंटरव्यू देखिए तो मोदी जी से अच्छा तो फिर किसी प्राइम मिनिस्टर ने काम नहीं किया। इसका मतलब ही इज मैनेज्ड हिज allies well, he's managed his political arithmetic well, he's managed his government which is not in a majority, that also he's managed it well, which means he's a great craftsman, a political craftsman। यानी कि 10 साल उन्होंने मेजोरिटी की सरकार चलाई, लेकिन अगर 1 साल बैसाखी की सरकार भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से चला दी है तो फिर तो अब देश को मानना पड़ेगा कि वाह भाई वाह, मोदी जी से तो बड़ा कोई लीडर ही नहीं है। जी। सबसे पहले तो इनको मोदी जी की जो राजनीति है वो एक चतुर राजनीति है और उसका हमें उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि 400 पार की जो बात कर रहे थे वो 240 के ऊपर आने के बाद भी, बैसाखी के ऊपर आने के बाद भी अपना मैनेजमेंट इतना अच्छा रख रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी राजनीति बहुत ही सुलझी हुई है। और मेरे ख्याल से अजय भाई जी ने जो कहा वो मुख्य है यहाँ पर कि बीजेपी के पास एक कल्चरल स्टोरी है और उस कल्चरल स्टोरी का कोई काट बीजेपी के इतर जो राजनीतिक दल हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, उनके पास कोई इफेक्टिव कल्चरल स्टोरी का काट नहीं है। तो होता यह है कि आपको कल्चरल स्टोरी को काटना नहीं होता है, कल्चर को आपको रीडिफाइन करना होता है। यूरोप में जो हुआ था 400-500 साल पहले उसको रेनेसांस कहा गया था। रेनेसांस में आप पुराने कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, पुराने कल्चर से भी और पुराना जाके आप उस कल्चर को रीडिफाइन करते हैं। तो मेरे ख्याल से अजय भाई वो बोल रहे थे कि एक कल्चरल रेनेसांस की भारत को जरूरत है और वो मेरे ख्याल से विपक्ष के तरफ से ही आना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के साथ क्या हो गया है कि पिछले 11 साल में भारतीय संस्कृति का इतना ज्यादा अपभ्रंश हुआ है जो पिछले मेरे ख्याल से 11 सदी में नहीं हुआ था। भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर वैचारिक स्वतंत्रता है लेकिन व्यवहारिक विनम्रता भी है। इसीलिए हिंदू धर्म के 6 दर्शनों में कपिल मुनि का सांख्य दर्शन भी शामिल है जो अपने आप में निरीश्वरवादी है। इसीलिए अर्जुन भीष्म को युद्ध में घायल भी करता है और उनको शेष शैया पर देके उनको स्वर्ग भी पहुंचा देता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जिस मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हराते हैं उन्हीं को अपने पीठ का उत्तराधिकारी भी बना देते हैं। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जिस यूनानी राजा से युद्ध करता है उसी की बेटी हेलेना से को अपनी रानी भी बना लेता है। इसीलिए मुगल अकबर के काल में भक्ति काल का सबसे ज्यादा बेहतरीन साहित्य तैयार होता है जिसमें कि गोस्वामी तुलसीदास का रामायण भी है। इसीलिए गांधी और सुभाष चंद्र बोस अलग अलग तरीकों से स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई करते हुए भी एक दूसरे का हमेशा आदर करते हुए दिखे हैं। इसीलिए जो अंबेडकर विपक्ष से जीत के आए थे उनको नेहरू जी ने भारत का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया। मतलब ये कि भारत में विचारों की स्वतंत्रता भी है पर व्यवहार में विनम्रता भी है। होता यह है कि हर संस्कृति के ऊपर, दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां होती हैं, उस संस्कृति के ऊपर अलग अलग समय पर
बाहर की संस्कृतियों का हमला होता है। हमें पता है इजिप्ट में आज पिरामिड की संस्कृति नहीं है, कोई दूसरी संस्कृति है। नॉर्थ अमेरिका के न रेड इंडियंस बचे हैं, न साउथ अमेरिका के मायंस बचे हैं, उनके ऊपर यूरोप की संस्कृति ने कब्जा कर लिया। न ऑस्ट्रेलिया में अब्रोजिनी बचे हैं और न न्यूजीलैंड में माओरी बचे हैं, क्योंकि वहां पर गोरों ने कब्जा कर लिया। तो भारतीय संस्कृति के ऊपर भी अलग अलग समय पर पिछले 2500 साल से क्या कहते हैं, सिकंदर महान के जो दादाजी थे डारियस, 2500 साल पहले उन्होंने सबसे पहले भारत पर बाहर से हमला किया, और अभी तक 75 साल पहले तक भारत क्या था, गुलाम था अंग्रेजों का। तो भारतीय संस्कृति के ऊपर भी अलग अलग समय पर हमले होते रहे, लेकिन बाकी संस्कृतियां जिस तरह से विलुप्त हो गई, इजिप्ट की संस्कृति विलुप्त हो गई, अमेरिका के रेड इंडियंस विलुप्त हो गए, साउथ अमेरिका के मायंस विलुप्त हो गए, भारतीय संस्कृति विलुप्त नहीं हुई, क्योंकि भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि वो विविधता को बहुत ज्यादा महत्व देती है। वहां यहां पर कोई अगर विविधता आती है तो उसको विरोध नहीं माना जाता है, विविधता को विविधता माना जाता है और विविधता को अपने साथ अपने अंदर एडॉप्ट किया जाता है। तो एक उदाहरण के लिए पिछले 11 साल में अंतर अब ये आ गया है कि अब हम विविधता को विरोध मानना शुरू कर दिए हैं। विरोध जब मानते हैं तो कटुता हो जाती है, जो भारतीय संस्कृति के विपरीत है। कहीं भी दो लोगों के बीच में कटुता होती है तो स्वाभाविक है कि आगे जाके कहीं ना कहीं अपराध होना शुरू हो जाएगा। अपराध होता है तो क्या होता है, किसी भी सरकार का पहला दायित्व। हाँ, नहीं नहीं, आप अपना ये सेंटेंस पूरा करिए, उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे सवाल पर आऊंगी। आप हाँ हाँ, तो हाँ, शॉर्ट में कर देता हूं कि कटुता होती है तो अपराध बढ़ जाते हैं, और अपराध जब बढ़ता है तो किसी भी समाज की आर्थिक प्रगति रुक जाती है। अपराध का एक डेटा मैं बताता हूं कि पिछले 10 साल में 2012 में भारत का जो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा और 2022 का डेटा, 2012 में महिलाओं पर हर 10,000 में से 4 महिलाओं पर अपराध होते थे। अभी 10 साल के बाद 6 महिलाओं पर होने लगे, मतलब 2 महिला अधिक अपराध बढ़ गए हैं। दलितों के ऊपर अपराध होते थे 10,000 में 2 दलितों के ऊपर अपराध होते थे, आज 3 हो रहे हैं। मतलब यह कि अपराध हम सबके नजदीक आ रहा है। तो होता यह है कि जब अपराध बढ़ता है तो मुझे बताइए, 50% इस देश में महिलाएं हैं, 1/3 दलित हैं, इनके ऊपर अगर अपराध बढ़ेगा, अपराध बढ़ता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि लोग बाहर जाना कम करते हैं, घर में रहते हैं। आप घर में रहेंगे तो आर्थिक प्रगति कैसे होगी? आधी जनसंख्या घर के अंदर है क्योंकि अपराध से डरी हुई है। अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, आप क्या कहेंगे, बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम है हाँ एक्चुअली। देखिए, हाँ, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ पर आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस बना के 140 करोड़ लोगों का कोई लाभ नहीं होने वाला। मोदी को जो महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्हें सचिन तेंदुलकर बनाम भारतीय क्रिकेट टीम का उदाहरण देखना चाहिए। सचिन पहले 5 वर्ल्ड कप में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहे, 3 बार सबसे ज्यादा रन बनाए, पर 5 में भारत हार गया। जब छठी बार भारत जीता तब उस समय उसमें टीम में धोनी जैसे कप्तान थे, युवराज जैसे ऑलराउंडर थे, जहीर जैसे गेंदबाज आए। तो मतलब ये कि भारत तब तक नहीं जीता जब तक सचिन वर्ल्ड नंबर 1 थे, भारत तब जीता जब टीम अच्छी थी। तो भारत की व्यवस्था को एक व्यक्ति तक सीमित करना भारत के साथ अन्याय होगा। और जहां तक प्रधान जी की बात है, पिछले 11 साल में 56 इंची शेर ने खुद को कागजी शेर साबित कर लिया है, खास करके पुलवामा, ये पहलगाम से लेके सीज फायर तक ये साबित हो गया है।